यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोन एज के पेंटिंग का। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दी थी। अब सेकेंड पार्ट इसका जो है इस चैप्टर का, चूँकि चैप्टर्स बड़ा होने की वजह से इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपकी बेनिफिट के लिए और लोगों की आसानी के लिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कलर्ड पॉटरी जो है वो भी यहाँ पे पाई गई है। तो रेड एंड ब्लैक वेयर जो 9th सेंचुरी बीसी की आसपास की थी वो यहाँ पे मिली है। तो रेड एंड ब्लैक का टाइम पीरियड अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 9th सेंचुरी बीसी बिहार की मानी जाती है। PGW प्रिंटेड ग्रे वेयर अगर मिले तो 1200 बीसी से 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। तो ये एक टाइम पीरियड है। इसका क्वेश्चंस हिस्ट्री में कई प्रकार से बना दिया जाता है। NPBW अगर पूछे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तो 700 से बीसी से लेके 200 बीसी तक ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आर्यन शिफ्टेड इन ईस्ट ड्यूरिंग 1500 टू 1000। तो जो आर्यन आए थे गंडक रिवर के आसपास अपनी सेटलमेंट किए हुए थे वो शिफ्ट कर गए किधर, ईस्ट के तरफ, बिहार के ईस्ट की तरफ शिफ्ट किए। और इनकी टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 बीसी तक ये शिफ्ट हुए इधर। और इनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया अब बिहार है ये सतपथा ब्राह्मण के आसपास ये लोग यहाँ पे रचे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिलती है, सतपथा ब्राह्मण से मिलती है कि ये आर्यंस आए थे और ये ईस्ट की तरफ इसके टाइम पीरियड में डाइवर्ट हुए, यहाँ शिफ्ट हुए। दे सेटल्ड इन द तिरहुत रीजन, तिरहुत रीजन में आके सेटल्ड हुए जिसका नाम गंडक पड़ा जाता है। तो गंडक जो रिवर है उसके आसपास के रीजन को तिरहुत रीजन बोला गया है। और वहाँ पे आके वो शहरीकरण को वहाँ पे बढ़ावा दिए, वहाँ पे शहरीकरण और स्टेट धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप हुआ। जो भी अर्बनाइजेशन हुई वहाँ वो धीरे धीरे स्टेट के रूप में बाद में डेवलपमेंट हो गई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एंशिएंट बिहार की कुछ कहानियाँ विशेष क्या है। तो 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट करते हैं जो कि बुद्धा का टाइम पीरियड है। वहाँ से इमरजेंस होता है एक एकता के रूप में नॉर्थ इंडिया का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे 16 महाजनपदा का जिक्र होता है और 10 रिपब्लिकन स्टेट की जिक्र मानी जाती है, जिसमें से इनमें से 3 जो हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। तो कौन कौन है वो, पहला है अंग, दूसरा है मगध और तीसरा है लिच्छवी। तो अंग की राजधानी कहाँ है, वो मुंगेर और भागलपुर इसकी कैपिटल मानी जाती है। चंपा इसकी कैपिटल मानी जाती है। और ये जो है मुंगेर और भागलपुर ये इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो अंग जो प्रांत है मुंगेर और भागलपुर, और कैपिटल की बात करी जाए तो चंपा इसकी कैपिटल थी। ठीक उसी प्रकार मगध की बात करी जाए तो पटना, नालंदा, गया ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये रीजन में पड़ते थे किसके, मगध के। और इसका जो कैपिटल था वो ग्रीवराज या राजगीर इसको बोला जाता था। ठीक उसी प्रकार लिच्छवी का जो रीजन था, लिच्छवी का जो रिपब्लिक था वो क्या था आपका, वैशाली और मुजफ्फरपुर पड़ता था। और इसका जो कैपिटल है वो बहुत पुराना वैशाली पड़ता था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि 3 जो थे इसमें बिहार से थे। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। इमरजेंस ऑफ मगध कैसे हुई, मगध की जो उत्पत्ति, मगध कैसे डेवलप किया, इस चीज़ के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। जरासंध के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। और यहाँ पे विदेह के बारे में, कौरव पांडव के बारे में, बिंबिसार के बारे में, अजात शत्रु, हर्यक डायनेस्टी के बारे में। हर्यक डायनेस्टी जो है वो भी हम जिक्र करेंगे डिटेल में और कोई चीज़ छूटेगी नहीं। फिलहाल जो चैप्टर फर्स्ट का है उसकी हेरिटेज के बारे में हम स्पेशली देख सकते हैं जो मेंस में आपके कार्य करेगा। आगे देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार की अपने 15 साल की उम्र में ही उसको गद्दी संभालनी पड़ी। ये महावंश के अनुसार बातें बोली गई हैं। तो महावंश के अनुसार कितने साल में वो अपनी गद्दी संभाला, 15 साल की उम्र में। उसकी 3 बीवियाँ थीं। 3 बीवियाँ, पहली बीवी कोसला देवी, दूसरी चेलना और तीसरी जो मद्र नरेश की बीवी थी। तो मद्र की मतलब पंजाब की ये बीवी थी। दूसरी चेलना की बात करी जाए तो वैशाली जो लिच्छवी में पड़ती है, तो लिच्छवी रीजन की ये थी। कोसला देवी जो थी वो काशी बनारस के आसपास की थी। इनको काशी पूरा
दहेज में ही प्राप्त हुआ, इसलिए कोसला देवी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें जिससे आपको मदद मिल सकेगी। आफ्टर नॉर्थ एंड वेस्ट कंसोलिडेशन बाय बिम्बिसार इन्वाइडेड, जो नॉर्थ और वेस्ट है वो जब आपस में मिला लिया तो ये अंग के ऊपर अंपायर पे यहाँ पे अटैक करता है और किसको मार देता है? ब्रह्मदत्त को मार देता है, ब्रह्मदत्त का हत्या कर देता है। कौन? बिम्बिसार। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी स्टेट जब मजबूत रहेगा तभी वो किसी पे अटैक करना सोचेगा। जैसे कि चाइना इंडिया पे अभी अटैक करने को सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी इंडिया से काफ़ी हद तक बेस्ट है। बात करते हैं अवंती रूरल की। तो अवंती का जो रूलर है वो कौन था? चंद्रप्रदेव महासेन। तो इनके साथ भी ये वार करते हैं, लेकिन कोई भी इस वार में रिजल्ट नहीं निकलता है, जिसके कारण इनकी एक फ्रेंडशिप की संधि होती है। और जब प्रदोत महासेन बहुत बीमार हो जाते हैं, इनको जॉन्डिस हो जाता है, तो अपना बिम्बिसार जो है फ्रेंडशिप के बाद यहाँ पे जीवक अपने वैद्य जी को भेजते हैं कि जाइए उनका ट्रीटमेंट करिए, और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछे हुए हैं, इसलिए आपको समय समय पे रिमाइंड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म सोर्स, अजातशत्रु जो है मर्डरर ऑफ हिज फादर, तो अजातशत्रु भी अपने पिता का मर्डरर माना जाता है बुद्धिज्म के अनुसार। लेकिन यहीं पे जैना इसको नहीं मानती, जैना इस बात से सेटिस्फाई नहीं करती। अजातशत्रु 2 बेटल लड़ा अपने जीवन में। इम्पॉर्टेंट वो क्या क्या है? पहला कि कोसला जो रूलर है प्रसेनजीत, वो उनको डिफीट किया, उनको हराया, और किससे शादी कर लेता है? वजीरा से शादी करता है, उनको हरा के। किसको? प्रसेनजीत को। दूसरा जो है वज्जी, जो रिपब्लिक होती है गणराज्य, उस पर ये हमला करता है। तो गंगा, गंडक और सोन नदी पे मिलिट्री कैंट, एक छावनी बना देता है, और ये वत्साकर के सहायता से, जो इनके मंत्री थे उनकी सहायता से इसको भी जीत लेता है। तो पहला कौन सा? कोसला रूलर, कौशल रीजन जीतता है। दूसरा वज्जी रिपब्लिक जीतता है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अजातशत्रु ही फोर्टिफाई करता है राजगीर को, किस चीज़ के डर से? कि अवंती के जो हैं अटैक कर देंगे रूलर, जिसके कारण वो किस चीज़ का निर्माण करता है? राजगीर के दुर्ग का निर्माण करता है। बाद में आता है इसके बाद अजातशत्रु के हर्यक वंश का जो रूलर होता है अजातशत्रु के बाद, वो है उदायून। उदायून की टाइम पीरियड याद रखिएगा 460 से 444 बीसी तक आता है। और राजगीर वाज नॉट सेफ कैपिटल, तो राजगीर उस समय सेफ कैपिटल नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इनकी अटैक से कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए एक्सपेंशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एम्पायर, तो नॉर्थ वेस्ट एम्पायर का एक्सपेंशन कर दिया जाता है। और ये उदायीन ही है जो यहाँ पे कैपिटल पाटलिपुत्र कर देता है। कहाँ से? राजगीर से। तो यहाँ पे उदायीन कैपिटल पाटलिपुत्र कर देते हैं। और लास्ट रूलर ऑफ इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो क्या है? नागदशक। तो हर्यक वंश का लास्ट रूलर नागदशक है। नेक्स्ट डायनेस्टी आती है हर्यक के बाद, वो है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की जो डायनेस्टी आती है वो अपनी कैपिटल वैशाली बनाती है। याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हैं। ये क्या जीतते हैं? ये अवंती के ऊपर अपने विजय पताका लहरा देते हैं, जिनके कारण इनका बहुत फेम होता है। तो यह एक इनक्रेडिबल विक्ट्री मानी जाती है। और ये इसके बाद तो जीतते हैं, इसके बाद ये क्या जीतते हैं? ही ऑल्सो वन वत्सा एंड कोसला। तो वत्स और कौशल नरेश को भी ये जीत लेते हैं, उस रीजन को भी जीत लेते हैं। काल अशोक अटेंडेड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसके राजा शिशुनाग वंश के काल अशोक थे, जो दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा की होती है, बुद्धा की 4 काउंसिल होती है मीटिंग, उसकी दूसरा बुद्धिज्म की काउंसिल को अटेंड करते हैं, वो काल अशोक जी अटेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महापद्मानंद आते हैं। अब ये आता है आपका कौन सा? ये आ जाती है मौर्य की कहानी। तो महापद्मानंद वाज कॉल्ड एज निम्न मूल, तो इनको निम्न मूल भी कहा गया है, एक रथ भी बोला गया है। तो नंदा डायनेस्टी जो है वो फैली है कहाँ? फैलती कहाँ तक फैल जाती है? कर्नाटका तक। कर्नाटका आपके साउथ के दक्षिण में है, तो ये कर्नाटक रीजन, अगर ये इंडिया मान लिया जाए तो ये कर्नाटक का रीजन
माना जाता है। तो कर्नाटक के रीजन तक इस डायनेस्टी की स्प्रेड हो जाती है। ये यूज किस चीज़ का करते हैं? आयरन माइंस की यूज करते हैं, वेपन बनाने के लिए भी यूज करते थे। और महाशिलाकांतक और रथ मूसल का ये प्रयोग किए। राजगीर जो था वो सराउंडेड था कितने हिल से? 5 हिल से राजगीर सराउंडेड था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र वाज 4 रिवर, पाटलिपुत्र हैड 4 रिवर। तो यहाँ पे 4 रिवर का समागम था पाटलिपुत्र पटना में। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड हम देखेंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड आता है वो 320 से 185 बीसी तक इनकी टाइम पीरियड आता है। तो टाइम पीरियड से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, याद रखिएगा। और यहाँ महापद्मनंदा से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। चंद्रगुप्त वाज नोन एज लिबरेटर। तो यहाँ मुक्तिदाता इनको बोला गया है, लिबरेटर बोला गया है। ये इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस चंद्रगुप्त से कई बार बने हैं। और फेवरेट टॉपिक है किस चीज़ का? हिस्ट्री के कंसर्न में लेके बिहार का, कि वह गुप्ता और मौर्य और अशोका इस सब चीज़ से ये पूछे हैं। तो मौर्य से स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से ये क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। 315 बीसी में सेलुकस अम्बेस्टर की बात करी जा रही है। मेगास्थनीज सेलुकस अम्बेस्टर मेगास्थनीज जो आया भारत में, वो चंद्रगुप्त के समय में आया। और किस बुक का निर्माण करता है, लिखता है? वो उस बुक का नाम है इंडिका। तो इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। 315 बीसी में कब आता है, किस बुक का निर्माण करता है, कौन करता है, ये क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट टाइम क्रिएट करता है किस चीज़ को? कंट्री लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक कंट्री के रूप में चंद्रगुप्त स्टार्ट करते हैं किसकी मदद से? कौटिल्या अर्थशास्त्र, कौटिल्या के मदद से चंद्रगुप्त जो है इसका निर्माण करते हैं कि देश जो है अब बन चुका है। ये अभी तक जनपद थी, स्टेट थी, राज्य थी, लेकिन अब बाउंड्री क्रिएट हो गई है। तो ये इंडिया का जो चीज़ें हैं यहीं से शुरुआत होती हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। जस्टिस सिस्टम जो था इस समय में सेंट्रलाइज्ड जस्टिस सिस्टम था। ये भी क्वेश्चंस बने हैं, याद रखिएगा। और एक टफ जस्टिस सिस्टम यहाँ पे माना जाता है। इनका सक्सेसर, चंद्रगुप्त का सक्सेसर बिंदुसार आता है, जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 298 से लेके 272 तक। डिमाइकस इन्हीं के समय में आता है आपके भारत में। तो डिमाइकस किसके समय में आता है? बिंदुसार के समय में। द ग्रेट एम्परर ऑफ मौर्य माना गया है किसको? अशोका को, जिसका टाइम पीरियड है 272 से लेके 232 बीसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। 261 बीसी में ये कलिंगा का युद्ध लड़ता है। कलिंगा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में युद्ध लड़ता है और इसका टाइम पीरियड है 261। यह बाद में चल के इस युद्ध से इतना परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी लोगों की हत्या करता है, जितने लोगों का ब्रूटल मर्डर करता है इस युद्ध में, युद्ध के बाद इसको एक ज्ञान होता है। ज्ञान के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ने पे विवश हो जाता है। तो ये एडॉप्ट क्या कर लेता है? बुद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लेता है और बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज देता है। बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए शरण में चला जाता है। आगे आती है थेरावाद की। तो थेरावाद यहाँ से इमर्ज होता है इसी समय में। और लास्ट मौर्य रूलर जो है बृहद्रथ के रूप में निकल के आता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि बृहद्रथ जो है लास्ट रूलर था, किसके द्वारा मारा गया? तो उसका मृत्यु का कारण पुष्यमित्र बनता है। पुष्यमित्र शुंग जो 185 बीसी में इसका हत्या करता है। तो लास्ट रूलर कौन है? बृहद्रथ। इसको कौन मारता है? पुष्यमित्र शुंगा। तो यहाँ से ये चीज़ें निकलती है। तो कब मारता है? 185 बीसी में। ये यहाँ पे बात आती है पढ़नी के अष्टाध्यायी बुक की। तो पढ़नी की जो अष्टाध्यायी बुक है वो भी इसी समय में निकल के आती है। उपावर्ष एक बहुत इम्पोर्टेंट कवि थे, इन्होंने कमेंट किया मीमांसा और वेदांता पे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। साउदर्न पार्ट जो इसका था बिहार का, वी गॉट मौर्यन राजप्रसाद एंड सर्कुलर पिलर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानी स्टाइल। तो जो भारत का बिहार का दक्षिणी भाग थी, इन दक्षिणी भागों में ये क्या पाते हैं? मौर्यन राजप्रसाद और सर्कुलर पिलर जो थे सर्कुलर थे, ये पिलर सर्कुलर पिलर थे। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। ईरानी साइट, ईरानी आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी ये मौर्य की जो पिलर थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे।
तो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो देवभूति था, जो पुष्यमित्र शुंग मार के किसको, बृहद्रथ को अपना शुंगा एम्पायर डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी क्रिएट करते हैं। इनके लास्ट रूलर देवभूति हैं। तो इनके लास्ट रूलर को भी पूछा गया है एग्जाम में कि कौन इनको मारता है, तो कान्वा डायनेस्टी के वासुदेव जी इनका मर्डर करते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 100 AD की बात करी जाए कि कुशन कंपेन करते हैं, कनिष्का जब अटैक करती है। तो 100 AD में कुशन कंपेन एंड कनिष्का अटैक। तो कुशन भी कंपेन करते हैं, कनिष्का भी अटैक करता है किस पे, पाटलिपुत्र पे। तो पैट्रोनेज अश्वघोष जो है इसको पैट्रोनेज भी देते हैं, अपने शरण में लेते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कुशन वैशाली लिच्छवी रूल। तो आफ्टर कुशन कौन आता है, वैशाली की जो लिच्छवी होती हैं वो रूल करती हैं यहाँ पे। तो वैशाली के लिच्छवी लोग यहाँ पे रूल करते हैं किसके बाद, कुशन के बाद। ये टाइम स्केल क्रोनोलॉजी भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सही से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं गुप्ता एरा ऑफ बिहार। तो गुप्ता एरा ऑफ बिहार 14वीं सेंचुरी में ये चीज़ें शुरू होती हैं। बात करी जाए इलाहाबाद बनारस की, तो यहाँ से इनकी ओरिजिन पॉइंट को माना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त अलग हैं, ये गुप्ता पीरियड के हैं। चंद्रगुप्त वो चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मैरिड करते हैं किससे, कुमार देवी से। ये लिच्छवी की महारानी हैं, याद रखिएगा। और टाइटल लेते हैं चंद्रगुप्त क्या, महाराज धीराज। तो पहला महाराज धीराज टाइटल कौन लेता है, ये चंद्रगुप्त हैं, याद रखिएगा। आफ्टर चंद्रगुप्ता डेथ, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। इनका टाइम पीरियड 335 से लेकर 375 होता है। अपने एम्पायर का विशेष ये एक्सपेंशन करते हैं और पूरा सब कॉन्टिनेंट को जीत लेते हैं। उसके बाद कंक्यूर करते हैं किसको, आत्विक स्टेट ऑफ विंध्या रीजन। तो विंध्या रीजन का जो आत्विक स्टेट है वो भी जीतते हैं। तो आत्विक स्टेट कौन जीतता है, ये क्वेश्चंस बना चुका है। सक्सेसर्स इनके हैं, कौन आते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य जिनको बोला गया है, वो ऐड करते हैं कौन सा रीजन, तो सौराष्ट्र और मालवा रीजन जीत लेते हैं। तो सौराष्ट्र और मालवा रीजन चंद्रगुप्त सेकेंड के द्वारा जीता जाता है। ये मैरिज करते हैं, ही मैरिड हर डॉटर, अपने डॉटर का विवाह ये करते हैं कौन, चंद्रगुप्त सेकेंड, किसके साथ, वाकाटका डायनेस्टी के साथ ये अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड के जो उत्तराधिकारी आते हैं उनके द्वारा हूणों के इन्वेजन की सामना की जाती है। तो हूण जो अटैक करते हैं, लड़ाई करते हैं, अब वो इनके ही वंशज के द्वारा सामना किया जाता है। तो ड्यूरिंग बुद्धगुप्त 476 से लेके 96 तक ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और एम्पायर डिवाइड हो जाता है। किसमें, एम्पायर डिवाइडेड हो जाता है, कई सारी अपने अपने चीज़ों में एम्पायर को डिवीजन हो जाती है, जो अलग अलग एक बड़ा क्षेत्र था उसमें डिवीजन हो जाता है। मिहिर कुल जो है इसी समय को देख के अटैक करता है, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। और किसको हराता है मिहिर कुल, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मिहिर कुल हराता है नरसिंह गुप्त बलादित्य को। तो मिहिर कुल किसको हराता है, नरसिंह गुप्त बलादित्य को, ये याद रखिएगा। गुप्ता पीरियड में एजुकेशन की पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, वेल डेवलप थी। यहाँ पे लोग एजुकेशंस को प्राथमिकता देते थे, फोकस करते थे, बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लोग समझते थे। और एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छी वेल डेवलप थी। हम लोगों को कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल कल्चरल भी अमलगमेशन था। ये सारी एक ग्रेट अचीवमेंट थी, टॉप क्लास की ऐसी मानी जाती थी। गुप्ता पीरियड के जो ग्रेट स्कॉलर्स भी हुए हैं उनका नाम ये है, वराह मिहिर, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त, कालिदास। ये सारे लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके साथ साथ बात करी जाए अगर फाहयान की, तो फाहयान चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में आते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। तो ये कहाँ पे घूमते हैं, इंडिया में घूमते हैं, किस सन में, 405 से लेके 411 AD। ये भी क्वेश्चंस टाइम पीरियड से केवल क्वेश्चन बना दिया, ये नहीं कि फाहयान से केवल क्वेश्चन बनाया है, ये फाहयान से क्वेश्चन बनाया है, चंद्रगुप्त से भी क्वेश्चन बनाया है, टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन बना चुका है, इसलिए विशेष क्वेश्चंस पे ध्यान रखें। लेटर गुप्ता ऑफ मगधा, लेटर गुप्ताज ऑफ मगधा की बात करी जाए तो 6 सेंचुरी AD के आसपास चीज़ें आती हैं। ये गया और शाहाबाद के रीजन में इनका प्रूफ मिलता है लेटर गुप्ता का। तो लेटर गुप्ता का कहाँ प्रूफ मिलता है, गया और शाहाबाद।
देखिए रिवीजन करते रहिए और रिपीटेडली रिवीजन करिए, तभी जाके चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ मिलेंगी। तो अगर सक्सेस को पाना है तो रिपीटेडली रिवीजन करिए, वही इसका एक सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, इनका फाउंडर ऑफ डायनेस्टी क्या था? तो इनका कृष्णगुप्त थे। किसके? लेटर गुप्ता के। लेटर गुप्ता के डायनेस्टी के फाउंडर कृष्णगुप्त को माना गया। तो कुमार गुप्त थर्ड जो है किसको हराते हैं? मौकारी रूलर को यहाँ पे हराते हैं। और दामोदर गुप्ता के जो बेटे हैं, दामोदर गुप्ता के ग्रैंडसन जो नाती हैं देवगुप्ता, वो अलायंस कर लेते हैं किसके साथ? शशांक के साथ। शशांक किसके विरुद्ध में रहते हैं? ये फाइट विद ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन यहाँ पे बात आ गई, तो अब सीधे आपकी किसकी बात होने वाली है? याद रखिएगा, हर्षवर्धना की। तो वर्धना डायनेस्टी से ये रिलेट करके अभी आगे चीज़ें हम आपको समझाएंगे। तो शशांक जो हैं ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं, और उनको मारने के बाद राज्यवर्धन किसको मार देते हैं? देवगुप्ता को। राज्यवर्धन किल्ड देवगुप्ता। देवगुप्ता कौन थे? देवगुप्ता दामोदर गुप्ता के नाती थे। यहाँ पे इस चीज़ से ऐसी समझिए। तो ये आपस में रिलेशन, आप उनको मारिए, उनका बैकअप करके इनको मार दिया। 7th सेंचुरी की बात करी जाए, 7th सेंचुरी इंसेप्शन की, तो हर्षवर्धना का टाइम पीरियड आ जाता है। याद रखिएगा 606 ईस्वी के आसपास इनका स्टार्ट हो जाता है फेज। ये अपने एम्पायर को और आगे बढ़ाते हैं और पावरफुल बनाते हैं। हर्षा की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बाद में इनके मरने के बाद जो अगर देखा जाए तो एनार्की पहुंच जाती है। एनार्की का मतलब विद्रोह, और छोटे छोटे राज्य आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण एक सिस्टमेटिक कार्य नहीं होता है, तो उसी को एनार्की कहा जाता है। तो एनार्की स्प्रेड फैल जाती है, एनार्की फैल जाता है। और लोकल रूलर एक रहता है जो अर्जुन, जिसका नाम होता है, वहाँ पे एक चाइनीज टूरिस्ट के ऊपर अटैक करता है। तो अर्जुन से भी क्वेश्चंस बने हैं, वो कौन था जो चाइनीज टूरिस्ट को इस समय में अटैक किया था? तो वो था अर्जुन नाम का। इसी प्रकार बात आती है तिब्बत रीजन की। तो तिब्बत एंड नेपाल के जो राजा थे वो अटैक करते हैं एक साथ यहाँ पे। और तिब्बत जब अटैक कर दिया जाता है, यहाँ पे ये देखिए, जब अटैक कर दिया जाता है अर्जुन के द्वारा चाइनीज टूरिस्ट पे, तो यहाँ पे तिब्बत और नेपाल दोनों एक साथ मिलके यहाँ पे भारत पे भी अटैक करते हैं, स्पेशली बिहार पे। तो तिब्बत रूल्ड करता है कुछ समय के लिए, यहाँ पे याद रहे, ऐसा नहीं है तिब्बत हम लोगों पे नहीं रूल किया, तिब्बत भी उस समय स्ट्रांग था और रूल करता है। तो दिस रूल इंडेड बाई आदित्य सेन। तो इस रूल से हमें कौन आज़ाद दिलाता है? आदित्य सेन हमें फ्री करते हैं और मेक अस इंडिपेंडेंट रूलर। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी कौन दिलाते हैं? आदित्य सेन। किससे? तिब्बत और नेपाल जब हमें कैप्चर कर लेते हैं। लास्ट लेटर गुप्ता रूलर, यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछा है। इनका नाम है जीवित गुप्त सेकेंड, और ये एंड किल्ड बाय कन्नौज रूलर यशोवर्मन। तो यशोवर्मन किसको मार देते हैं? जीवित गुप्त सेकेंड को मार देते हैं। लास्ट गुप्ता रूलर कौन है? जीवित गुप्ता सेकेंड। अब बात आती है अर्ली मिडिवल बिहार की। तो पाल टाइम पीरियड से ये चीज़ें स्टार्ट होता है। 8वीं सेंचुरी BC से ये स्टार्ट होता है, सेंचुरी AD है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके फाउंडर गोपाला माने जाते हैं। इनके बाद आते हैं धर्मपाला। धर्मपाला का टाइम पीरियड 770 से 810 AD तक है। ये अटैक करते हैं कन्नौज पे और अपॉइंट करते हैं किसको? चक्रयुद्ध को। चक्रयुद्ध को कन्नौज का रूलर यहाँ पे बनाकर अपॉइंट करते हैं और एक टाइटल लेते हैं किसका? उत्तर पथर स्वामी। तो उत्तर पथर स्वामी किसको बोला गया है? धर्मपाल को बोला गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बने हैं। जावा के जो रूलर हैं फिर क्या करते हैं? यहाँ पे जावा के रूलर की बात करी जाए तो बलदेव पुत्र जो हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डोनेट करेंगे 5 विलेज नालंदा को। तो वहाँ पे 5 विलेज नालंदा को डोनेट करिए, जिसके कारण यहाँ पे नालंदा का भी डेवलपमेंट और वहाँ के रख रखाव में खर्चा जो चल रहा है वो चल सके अच्छा से। ड्यूरिंग 11th सेंचुरी AD महिपाल अज रूलर पाल इमर्ज्ड अगेन। तो 11th सेंचुरी में अगर यहाँ पे पाल का विघटन हुआ है तो 11th सेंचुरी में पुनः पाल डायनेस्टी उठ के आती है। किसके समय में? महिपाल रूलर के समय में इमरजेंस थोड़ी सी होती है और अगेन जो रूलर ऑफ बंगाल एंड मगध यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही इमरजेंस होती है किसकी? पाल की। अब बात है तुर्की के अटैक की। तो तुर्की जो है अटैक करते हैं 12th सेंचुरी AD में यहाँ पे। तो गहदवाल डायनेस्टी रूलर जो हैं गोविंद चंद्र और
मनेर कॉपर प्लेट से ये चीज़ें मेंशन है कि यहाँ पे तुरुस्कुंड लिया जाता था। तो तुरुस्कुंड क्या था? एक प्रकार से टैक्स था जो किससे कलेक्ट किया जाता था? किसान लोगों से कलेक्ट किया जाता था कि टर्किश जो इन्वेजन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हम तुरुस्कुंड लेते थे। तो जी हाँ, ये भी बीपीएससी क्वेश्चंस यहाँ से इजीली बना चुकी है और कई बार पूछ चुकी है, इसलिए याद रखिएगा। तुरुस्कुंड क्या था? तुरुस्कुंड एक टैक्स था जो टर्किश के इन्वेजन से बचने के लिए यहाँ पे लिया जाता था, उसको रोकने के लिए तुरुस्कुंड लिया जाता था। विक्रमशिला इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? धर्मपाल। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ दिया गया है। वो डोनेट किए थे कितने विलेज? 200 विलेज डोनेट किए थे। उदंतपुरी एंड जगदाल यूनिवर्सिटी इन्हीं के समय की मानी जाती है। पाल है डीप रिलेशन विद द तिब्बत। पाल जो डायनेस्टी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके डायनेस्टी का तिब्बत से अच्छा खासा रिश्ता था। अब बात आती है अतीश दीपांकर और संत राक्षित जो कि बुद्धिस्ट थे। ये लोग दोनों लोग तिब्बत पहुँचे थे। अब आपस में एक्सचेंजेज होती थी बहुत सारी आइडियाज़ की, एजुकेशंस की, ट्रेडिशंस की, ट्रेड की। तो ये लोग कहाँ पे गए थे? तिब्बत गए थे। आफ्टर टर्किश अटैक धर्मस्वामीन तो केम फ्राम तिब्बत। तो टर्किश जो अटैक किए, उनके टर्किश अटैक करने के बाद धर्मस्वामी जो हैं तिब्बत से आए, केम फ्राम तिब्बत से आए। तो ये इंडिया आते हैं धर्मस्वामीन। यहाँ से क्वेश्चंस बनाया है बीपीएससी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ें। पाल एरा की शुरुआत जो हुई है उसके बाद ये पाल एरा नोन एज ब्रॉन्ज स्टैचू। तो ब्रॉन्ज स्टैचूज के नाम से जानते हैं इसको। पाल एरा में बहुत सारे ब्रॉन्ज स्टैचूज वगैरह मिली हैं, जिसके कारण इसको ब्रॉन्ज स्टैचूज एज बोला जाता है। अब बात आती है मिथिला की कर्नाट रूलर की। तो ये इसका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख भी सकते हैं। तो मिथिला का कर्नाट रूलर को देखते हैं और जानते हैं। तो अंडर रामपाल रूलर जो 1097 से लेकर 98 के आसपास आता है, तो तिरहुत का कर्नाट स्टेट इस समय इमर्ज हो रहा है। तो किसके समय में? रामपाल के समय में। इनके फाउंडर जो हैं वो नन्नदेव माने जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली पूछा गया है। इनके बेटे गंगदेव जो कि एबल रूलर थे, उन्हें भी सॉरी आप याद रखिएगा। तो इनके बेटे गंगदेव याद रखिएगा। इनकी कैपिटल कहाँ थी? ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सिमरावगढ़ किसकी कैपिटल थी? मिथिला कर्नाट की। तो कर्नाट की कैपिटल कहाँ थी? सिमरावगढ़ इसकी कैपिटल थी। नरसिंह देव हेल्प किए तर्क को, जो भी तुर्की लोग अटैक किए थे बिहार में 12वीं सेंचुरी में। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 11वीं सेंचुरी में ये चीज़ें हुई, तो 12वीं सेंचुरी में जैसे ही 2 होगा तो ये 12वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग हो जाती है। तो तर्क का हेल्प कौन किया? तो नरसिंह देव ने हेल्प करी बिकॉज ऑफ सेन डायनेस्टी स्ट्रगल। तो जो बंगाल की सेन डायनेस्टी थी वो भी कहीं ना कहीं इस पर नज़र रखी थी, इसलिए तुर्क लोगों का ये मदद कर रहे थे। ड्यूरिंग बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो बिहार पे अटैक किया था वो किसके समय में अटैक किया था? तो ये क्वेश्चन बना दिया गया है, कई बार पूछा गया है। तो नरसिंह देव के समय में किया गया है, और उस समय नरसिंह देव रूलर थे जो प्रेजेंट किए गिफ्ट किसको? खिलजी को। तो ये बख्तियार खिलजी को गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें आगे बढ़ के चलती हैं और शांति बना रहता है। धर्मस्वामीन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि तुघरिल तुघन फेल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, तुघरिल तुघन फेल्ड से क्या मतलब है? तुघरिल तुघल फेल्ड मतलब ये है यहाँ पे कि कंपेन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये यहाँ इसके धर्मस्वामी जो 13वीं सेंचुरी में 12वीं के बाद 13वीं सेंचुरी जो आ जाती है, वहाँ पे ये बात करते हैं कि जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो जो बख्तियार खिलजी था उसके अटैक के बाद कहा जा रहा था कि सारी चीज़ें हट गई हैं, मिट गई हैं। लाइब्रेरी जो जल गई है नालंदा की, सारी की सारी विद्वान की लिटरेचर जल चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो तुर्की लोग थे, अटैकर्स थे, वो फेल हो गए हैं यहाँ की संपत्ति को हटाने में, और यहाँ पे अभी भी बहुत सारी विरासत है, बहुत सारे लिटरेचर बुक्स हैं। राम सिंह देव वाज रूलर। तो यहाँ पे राम सिंह देव रूलर थे, याद रखिएगा कौन रूलर था यहाँ पे? राम सिंह देव किसके समय में? धर्मस्वामी जब आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बना के पूछ सकता है, नहीं तो आप याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। घियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल का कैंपेन करता है 1324 से लेकर 25 तक, ये क्वेश्चन पूछ दिया है, याद रखिएगा। तो इस समय में हरसिंह देव
जो थे यहाँ के राजा हुआ करते थे इस वंश के। हरसिंह देव एक एक्टिव और ग्रेट सोशल रिफॉर्मर भी इनको बोला गया, समाज सुधारक बोला गया हरसिंह देव के, क्योंकि एक साइंटिफिकली कार्य करते थे और बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने ऐसी प्रथा को स्टॉप की जिसका नाम है पंजी प्रथा। पंजी प्रबंध से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं बीपीएससी में, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पे पंजी प्रथम क्या है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन की है। मैरिज किया जाता है 7 मेल के जो जनरेशन है उसको देख के और फीमेल के 6 जनरेशन को देख के हुए जो चीज़ें यहाँ पे संगठन होती है, तब जाके यहाँ पे विवाह संपन्न होता है। अब बात आती है मेडिवल विवाह बिहार की, तो उसकी डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे। तो बिहार का जो तरकीस है इब्ने बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई। कहाँ पे? बिहार की तरकीस जो इस्टेब्लिशमेंट हो गई। ही वाज असिस्टेंट टू मलिक हसामुद्दीन, तो मलिक हसामुद्दीन का वो सहायक था। कौन? इब्ने बख्तियार खिलजी, जो अटैक करता है नालंदा पे, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं। वह कैंटनाइज करता है किसको? करमासा नदी पे। तो कहाँ पे वो अपनी छावनी लगाता है? करमासा नदी के ईस्ट में। और इसके समय में ही लक्ष्मण सेन जो कि पाल रूलर इंद्रधुम्नपाल थे, ये लोग का समय के आसपास ही ये आता है। लक्ष्मण सेन एंड पाल रूलर इंद्रधुम्नपाल, तो ये सेन डायनेस्टी के हैं, ये पाल डायनेस्टी के हैं, दोनों लोग अलग अलग हैं, याद रखिएगा। बख्तियार फर्स्ट सक्सेस की बात करी गई, तो पहला सक्सेस वो कहाँ पे पाता है? उदंतपुरी। उदंतपुरी कहाँ पे है? बिहार शरीफ में पड़ता है। और 1198 में पहली वो सक्सेस मिलता है उसको, इसलिए याद रखिएगा 1198 में वो 12वीं शताब्दी में अटैक करता है। कहाँ पे? उदंतपुरी में। उदंतपुरी में ज़्यादा कुछ उसको करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उदंतपुरी में उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था। उसके बाद आती है 1204 में नादिया बंगाल में। तो नादिया बंगाल में क्या होता है? इसका कैपिटल विच वाज द कैपिटल ऑफ लक्ष्मण सेन। तो नाडिया जो बंगाल का है, लक्ष्मण सेन का कैपिटल था, और कैप्चर्ड बाई बख्तियार खिलजी। इसको कैप्चर कर लिया जाता है नाडिया को, बंगाल का, और लक्ष्मण सेन यहाँ से भाग भी जाते हैं। और ये जो है, जो नाडिया को बख्तियार खिलजी कैप्चर कर लेता है, उसके बाद अपनी कैपिटल कौन सी बनाती है? ये अपनी कैपिटल बनाता है बख्तियार खिलजी लखनऊती को। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो कहाँ कैपिटल बनाता है? तो वो लखनऊती को कैपिटल पहले बनाता है, इसलिए ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग सल्तनत टाइम पीरियड बंगाल इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म्ड मेनी टाइम। तो बंगाल जो है कई बार इंडिपेंडेंट स्टेट, इसकी इतिहास है, कई बार इसको फॉर्म किया गया कि यह एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है, ऐसा चीज़ें वहाँ पे चली। बिहार वाज अ बेटर ग्राउंड फॉर दिल्ली एंड बंगाल। तो दिल्ली और बंगाल में जो थे वो बिहार के लिए सदैव लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि जानते थे बिहार में जो रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बहुत पर्याप्त है, तो इसलिए इस रिसोर्स को देख के लोग लड़ते थे और यहाँ पे अपनी सत्ता को लाना चाहते थे। इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन, फिरोज शाह, सिकंदर, ये सारे लोग कंपेन किए बिहार के क्षेत्र में और अलग अलग समय में अपना अपना संप्रभुता को आगे बढ़ाएं ये लोग। इल्तुतमिश को देख लेते हैं, तो ये पहली बार आक्रमण किया। हु हैड डन सोल्जर कंपेन। तो पहला सोल्जर कंपेन कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, अभी तक आया नहीं है, याद रखिएगा। कब करता है ये? 1225 में। तो 1225 में इल्तुतमिश सोल्जर कंपेन करता। किसको हराता है? तो हसामुद्दीन इवाज ऑफ बंगाल। तो हसामुद्दीन इवाज ऑफ बंगाल को ये हराते हैं। बात आती है इनके बाद घियासुद्दीन तुगलक की। तो ये कर्नाट डायनेस्टी के रूलर हरसिंह देव राय के समय में आते हैं, जो कि 1324 ईस्वी में आते हैं। तो 1324 ईस्वी में कौन आता है? घियासुद्दीन तुगलक। कर्नाट डायनेस्टी के रूलर कौन होते हैं? हरसिंह देव होते हैं। कब आते हैं? 1324 में। घियासुद्दीन तुगलक के बाद जो आते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इन लोगों का कंपेन यहाँ पे होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और मजदून मुल्क जो है यहाँ पे आते हैं, और किसके समय में? यहाँ पे हरसिंह देव के समय में। तो जो तुगलक वंश है वो दोनों हरसिंह देव के समय में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तिरहुत एम्पायर को ऐड करते हैं किसमें? तुगलक एम्पायर में, और इसको एक नया नाम दे देते हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया नाम दे देता है इसको तुगलकपुर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन से अब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक कंस्ट्रक्ट करते हैं फोर्ट और जामा मस्जिद, कहाँ पे? बिहार में। तो फोर्ट और जामा मस्जिद कौन कंस्ट्रक्ट करवाता है? तो MBT करवाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक करवाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रोरी की बात किया जाए, यहाँ पे सूफी सेंट जो थे वो कौन कौन थे? तो हजरत सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे, और मलफूजात थे, और मनाकीबुल एक बुक्स थी, ये लोग लिखे हैं। और ये मलफूजात और सरफुद्दीन यहिया मनेरी बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, किसके लिए? MBT के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। फिरोज शाह तुगलक जो बंगाल में कंपेन किए, वो कब कंपेन किए? 1359 में, 1359 में। और इनकी आर्मी जो इंटर करती है वो, अगर बिहार ये है तो ये झारखंड से एंट्री मारते हैं। तो झारखंड से एंट्री मारते हैं, याद रखिए। फिरोज शाह किधर से एंट्री मारते हैं? झारखंड से बिहार में एंट्री मारते हैं। और वो मिलते हैं किससे? शेख अहमद चिरमपोश से। तो शेख अहमद चिरमपोश से कौन मिलता है? फिरोज शाह तुगलक, FST मिलते हैं। ये किस में मेंशन है? सिराते फिरोज शाही में ये चीज़ें मेंशन है। FT आल्सो डोनेटेड टू जैना, तो जैन धर्म के लोगों को भी फिरोज शाह तुगलक डोनेट देते थे। याद रहे, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग तुगलक पीरियड के समय की अगर बातें करते हैं हम, तो यहाँ पे पाते हैं कि बिहार की जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? वो बिहार शरीफ थी। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया है, याद रहे। इट गेट्स इट्स नेम बिहार एंड कैपिटल एज वेल इन दिस टाइम पीरियड। तो इसी टाइम पीरियड में ये अपना नाम निकल के आता है, किसके? तुगलक के समय में, कि इसका नाम बिहार पड़ा। मलिक इब्राहिम मॉस्क्यू इन बिहार शरीफ हिल बिल्ट इन तुगलक स्टाइल एंड इट हैज कोनिकल डोम। तो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो बिहार शरीफ में है, और ये तुगलक स्टाइल में बना है। तुगलक स्टाइल क्या है? कोनिकल डोम होता है। यहाँ पे एक डोम ऐसे होते हैं और एक डोम ऐसे होते हैं, तो ये कोनिकल डोम है, याद रखिएगा। अफ़गान जो है उनकी गाथा देखते हैं। अफ़गान बिहार में क्या किए? तो आफ्टर तैमूर इन्वेजन, तो तैमूर का इन्वेजन 1398 में हुआ। तुगलक वहाँ पे टूट गए, तुगलक डीजनरेट हो गई, और बिहार की एरिया बिकेम पार्ट ऑफ जौनपुर स्टेट। तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, जौनपुर स्टेट का ये हिस्सा हो गया। टिल बक्सर एंड दरभंगा हैड जौनपुर स्टेट। तो दरभंगा तक जो है जौनपुर स्टेट फैल गया। कैसे? क्योंकि ये अफ़गानों का साम्राज्य यहाँ फैला हुआ था। सिकंदर लोदी की बातें आती हैं, तो बिहार शरीफ इंस्क्रिप्शन में 1495 से लेकर 96 तक ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ये टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है। तो वी आर बीइंग इन्फॉर्म दैट ही डिफीटेड हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी को ये हराए थे कौन? सिकंदर लोदीज। बिहार शरीफ इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें मेंशन है। तो हुसैन शाह सरकी को हराए और अपॉइंट करते हैं किसको? सिकंदर लोदी, DKN, दरिया खान नुहानी। ये चीज़ें याद रखिए, क्वेश्चंस पूछ दिया गया यहाँ से। और उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। ड्यूरिंग लोधी पीरियड अफगान गॉट कंसोलिडेटेड। अफगान लोधी के समय में अफगान जो है एक शक्तिशाली रूप में अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, इमर्ज करते हैं, एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में, डायनेस्टी के रूप में बन के उभरते हैं। लेकिन बात आती है जब इनकी दरिया खान नुहानी और इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोधी के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का जो है रिलेशन वो किसके साथ? दरिया खान नुहानी एंड इब्राहिम खान नुहानी और इब्राहिम लोदी, इनमें जो है ज़्यादा बनती नहीं है, रिलेशन इनकी गड़बड़ हो जाती है, नॉट वेल। तो जिसके कारण ये लोग प्रॉब्लम में आते हैं। पानीपत का जो युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ। दिल्ली आगरा गॉट अंडर मुग़ल, दोनों के, ये दिल्ली आगरा दोनों मुग़ल के अंडर में आ जाता है। यहीं पे बिहार की बात करी जाए तो सुल्तान शाह नुहानी एडॉप्ट करते हैं पावर इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ही वॉज द सन ऑफ दरिया खान नुहानी। तो सुल्तान शाह नुहानी जो थे दरिया खान नुहानी के बेटे थे, और उनका रियल नाम जो था वो बोहर खान था। उनका रियल नाम क्या था? बोहर खान। याद रहे, ये अंदर की क्वेश्चन है, पूछ सकता है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय की बात करी जाए तो बाबर जो है बिहार में पहुंच रहा है और हैड 2 अफगान
रूलर। तो इसके अंडर में 2 अफगान रूलर बाबर के समय में माने जाते हैं। तो ये कौन कौन रूलर हैं, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। साउथ बिहार और ईस्ट मुंगेर किसके लिए दे देता है ये बिहार, तो मोहम्मद शाह को दे देता है। नॉर्थ बिहार और वेस्ट बलिया सारण के आसपास किसको देता है, तो नुसरत शाह को। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बोथ वेयर हेल्पिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ द बाबर। तो ये दोनों जो हैं ये बाबर को, ये दोनों जो हैं ये बाबर के अगेंस्ट में पहले होते हैं, लेकिन बाबर इनको दोनों बाबर के अगेंस्ट में रहते हैं, लेकिन बाबर इतना स्ट्रांग रहता है, इसलिए दोनों को आपस में मित्रता करना पड़ता है ताकि एक होके कम से कम हम लड़ भी सकें। तो बाबर के अगेंस्ट में ये लोग खड़े होते हैं। इस समय बात करी जाए तो मोहम्मद लोदी यहाँ पे शेल्टर लेता है, कहाँ पे, बिहार में, और स्टार्ट करता है स्ट्रगल किसके अगेंस्ट में, मुग़ल के अगेंस्ट में। तो जो लोधी होते हैं ये अफ़गानी हैं, याद रखिएगा। ये किस पे अटैक करते हैं, मुग़ल पे अटैक करते हैं। तो बाबर 1529 में यहाँ पे घाघरा वार में डिफीट कर देता है किसको, अफ़गान के लोगों को, अफ़गानी रूलर को यहाँ पे डिफीट करता है। और बाबर जो है डिस्प्लेस करते हैं किसको, मोहम्मद लोदी को, और किसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं यहाँ पे, मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं। ये क्वेश्चंस बना है इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, याद रखिए। और ये बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसकी अपॉइंटमेंट कर दिए थे। तो बाबर किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, मोहम्मद शाह के बेटे को, जलाल खान को। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं जो है कमज़ोर हो जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है, बाबर की मृत्यु एंड हुमायूं वीकनेस, अफ़गान स्टार्टेड स्ट्रगल अगेन। तो जब बाबर की मृत्यु, बाबर चल बसे और हुमायूं कमज़ोर हैं, तो पुनः उठ के अफ़गान आते हैं और पुनः स्ट्रगल और अटैक करना शुरू कर देते हैं। हुमायूं यहाँ पे क्या करते हैं, 1532 में पहला युद्ध लड़ते हैं, दौरा बैटल, और यहाँ पे अफ़गान को ये भी हरा देते हैं। तो दौरा बैटल से क्वेश्चंस पूछा गया है कब होता है और किसको हराते हैं, तो अफ़गान को हराते हैं। कब हुआ है, 1532 में। यहाँ पे नूहानी की बात करी जाए तो नूहानी की पावर जो है कम हो रही थी, इसलिए न्यू लीडर उभर के आते हैं, उनका नाम फरीद खान है, जिनको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। देखिए, एक छोटा सा सूबेदार के रूप में इनके पिता थे, उसके बाद से ये पूरी एम्पायर को चलाते हैं। तो अब बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है अगर कहा जाए तो, एक छोटे से पोस्ट पे रहने के बाद ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं। शेर शाह जो बात करी जाए तो ये 1486 में पैदा होते हैं। इनके पिता हसन खां सूर थे और एक जमींदार थे सासाराम के। सासाराम बिहार में पड़ता है, याद रहे। वो लाते हैं एक गुड रिवेन्यू सिस्टम। तो ये कौन, शेर शाह सूरी क्या लाते हैं, एक रिवेन्यू सिस्टम लाते हैं, जब्ती सिस्टम, जो कि लैंड मेजरिंग सिस्टम होती थी। और यहाँ पे टैक्स जो है इम्पोज किया जाता था लैंड मेजर करके। तो लैंड मेजर करके टैक्स को इम्पोज किया जाता था, यही जब्ती सिस्टम थी। 1536 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल होती है, सूरजगढ़ा की बैटल होती है, और शेर शाह ऑक्युपाई करते हैं बंगाल को। कब, 1537 ईस्वी में, जो कि याद रखना है आपको। 1539 में हुमायूं जो है बक्सर में, चौसा के पास यहाँ पे युद्ध करते हैं और डिफीटेड बाई शेर शाह। तो शेर शाह इनको चौसा के बैटल में हराता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस, केवल बिहार के नहीं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट हैं, ये यहाँ से पूछे गए हैं। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह को जीत मिलती है, हुमायूं की यहाँ हार होती है। और 1540 में बिलग्राम का भी युद्ध होता है, और जो कि कन्नौज का भी युद्ध इसको बोला गया है, और डिफीट कर देते हैं किसको, हुमायूं को पुनः डिफीट कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं स्वयं को कि यह दिल्ली के सुल्तान हैं। तो यहाँ पे हुमायूं बक्सर नियर चौसा डिफीटेड बाई शेर शाह, यहाँ पे भी हरा देते हैं और 40 में भी हरा देते हैं। तो 2 बार इनको हराते हैं और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। शेर शाह मेड फोर्ट आप पटना का किला ये बनवाते हैं। ही अगेन मेड बिहार कैपिटल इन 1541। तो 1541 में ये भी जो है बिहार को अपना कैपिटल बनाते हैं। याद रहे
ये चीज़ें 1541 में बिहार को ये कैपिटल बनाते हैं। और फोर्टिफिकेशन स्टोरी मेंशन करते हैं अब्दुल्ला तारिक दाऊदी। अब्दुल्ला तारिक दाऊदी फोर्टिफिकेशन की स्टोरी मेंशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल ड्यूरिंग अकबर हैड 7 गवर्नमेंट 199 परगना। तो अबुल फजल के जो बुक है उसके समय में, अकबर के समय में यहाँ पे मेंशन है कि 7 गवर्नमेंट थी, 199 परगना थी। वहीं औरंगजेब की बात आती है तो वहाँ पे बर्नियर लिखते हैं 8 गवर्नमेंट और 245 परगना थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, वो किसी भी रूप से बना सकता है, इसलिए याद रखिएगा। बिहार और मुग़ल एम्पायर को यहाँ पे देखते हैं तो बिहार और मुग़ल की एम्पायर की जो रिलेशन है 1555 और 56 में अब आती है। जैसे कि 1540 में वो भाग जाते हैं, तो फिर कब आते हैं यहाँ पे देखिए 1555 और 56 में। इस दौरान ये कहाँ चले जाते हैं याद रहे, तो इस दौरान ये ईरान चले जाते हैं। याद रहे यहाँ पे 12 साल का शरण लेते हैं, पुनः हष्ट पुष्ट और स्ट्रांग होके आते हैं और अपने सत्ता को हथियाते हैं। तो यहाँ पे 1555-56 में री इस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द ताज खान करारानी। तो ताज खान करारानी के अंतर्गत इनको मुग़ल पुनः आते हैं। तो न्यू अफ़गान स्टेट, ताज खान करारानी न्यू अफ़गान स्टेट के आसपास यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। उनके ब्रदर सुलेमान खान एक्सपेंडेड स्टेट। तो सुलेमान खान जो है राज्य का और विस्तार करते हैं, और उनके बेटे का नाम दाऊद खान करारानी वाज प्राउडी मैन। तो ये बहुत घमंडी, दाऊद खान करारानी बहुत घमंडी व्यक्ति थे, जिनके कारण अकबर को अच्छा नहीं लगता है। और अकबर क्या करते हैं 1574 में बिहार पे अटैक करते हैं और पटना को जीत लेते हैं। कब? 1576 में। तो 1576 में ये पटना को जीतते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। फिर वह बंगाल की तरफ मुड़ते हैं और राजा मान सिंह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, वो बिहार को कंसोलिडेट करने में, जिसके कारण 1587 से 1594 तक ये इधर ही बिहार में रहते थे। इन्होंने, राजा मान सिंह ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? ये रोहतास को बनाई। और मान सिंह मेड राजमहल एज कैपिटल फॉर लिटिल टाइम। तो राजमहल को भी कैपिटल बनाई थोड़े समय के लिए, रोहतास को भी कैपिटल बनाई थोड़ी समय के लिए, और इसको नाम क्या दिया गया? अकबर नगर। बाद में इसको अकबर नगर बोला गया। ड्यूरिंग जहांगीर टाइम पीरियड खोखरा देश बोला गया जहांगीर के समय में। किसको? छोटा नागपुर को। तो किसको खोखरा देश बोला जाता था? छोटा नागपुर को। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बना है। बिकेम अंडर हिम। तो ये उनके समय में खोखरा देश आया। तो जहांगीर के समय में ये कौन सा आया? छोटा नागपुर, झारखंड का जो रीजन था वो इनके समय में आया। ये झारखंड का जो रीजन था ये बहुत सारे मिनरल्स, डायमंड्स, मोतियों से भरा हुआ रीजन था। माइंस थी, बहुत बड़ी खानें थी, जिनके कारण इस पे जहांगीर का नज़र गया था। 1621 की बात करी जाए तो राजकुमार परवेज को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ प्रोविंस। तो हेड ऑफ प्रोविंस राजकुमार परवेज को अपॉइंटमेंट करते हैं। और औरंगजेब के भी टाइम की बात करी जाए तो राजकुमार अजीम को यहाँ पे सूबेदार 1702 में बना दिया गया। तो राजकुमार परवेज, राजकुमार अजीम दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुई। तो अजीम जो थे औरंगजेब के समय में आए और परवेज जो थे वो जहांगीर के समय में आए। ही नेम्ड अजीमाबाद। उन्होंने अपना नाम नहीं, पटना का नाम अजीमाबाद वहाँ पे कर दिया। तो अजीमाबाद टू पटना। और रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं किसकी? पटना सिटी की। कितने पैसे खर्च करके? 1 करोड़ रुपीस खर्च करके वहाँ पे अपने सिटी की सौंदर्यीकरण और डेवलपमेंट कराते हैं। कौन? अजीम, राजकुमार अजीम। 1704 की बातें आती हैं। मुर्शीद कुली खान टुक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन मुर्शीद कुली खान यहाँ पे ले लेते हैं, याद रखिएगा। और मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। अगर जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की तो यहाँ पे बहादुर शाह निकल के आते हैं। 1702 से 12 तक इनका टाइम पीरियड है। क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, याद रखिए। मुर्शिदाबाद कैपिटल कौन ट्रांसफ़र किया गया, ये भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। और बहादुर शाह रूल्ड एंड ही मेड अजीमो शाह अगेन सूबेदार। तो अजीमो शाह को पुनः ये सूबेदार बना देते हैं। कौन? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जो
दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के मुग़ल एम्पायर बनते हैं, वो अजीम शान को पुनः सूबेदार बनाते हैं कि आप सूबेदार रहिए भाई बिहार का, आप अच्छा से देखभाल कर रहे हैं। और नायब टू फर्रुखसियार इन बंगाल, तो बंगाल में नायब बना देते हैं किसको, फर्रुखसियार में। अब इनके बाद जो नया एम्परर निकल के आता है, पहले बहादुर शाह आए, फिर आते हैं जहांदार शाह। तो जहांदार शाह यहाँ पे आते हैं 1712 में, इनका टाइम पीरियड होता है। और इनकी जो गद्दी है फर्रुखसियार, जहांदार शाह थ्रोन्ड एंड फर्रुखसियार कोरोनेशन इन पटना, तो इनको गद्दी पे तो बैठा दिया जाता है, लेकिन फर्रुखसियार का जो कोरोनेशन होता है वो पटना में होता है, ये याद रखिएगा। और ये फॉर्मली होता है। एंड वन आगरा बैटल, और ये आगरा का जो बैटल युद्ध करते हैं, जो मिनिस्टर उनको जाने नहीं देता है, उनका ही मिनिस्टर, उससे युद्ध करते हैं और युद्ध भी जीतते हैं। तो ये ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर हु वाज कोरोनेटेड इन बिहार। ये क्वेश्चंस पूछता है कई बार, तो कौन है, ये फर्रुखसियार साहब हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आ भी गया है कई बार, याद रखिएगा। 12th सेंचुरी सूफी सेंट जो थे मनेर के, उनका क्या नाम है, वो इमाम ताज फ़ैकी, इमाम ताज फ़ाकी यहाँ के सूफी सेंट हैं। 13वीं सेंचुरी के जो यहाँ पे ऑर्डर आई है, जो सिलसिला है, वो चिश्ती सिलसिला, कादरी और सहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी। तो फिरदौसी जो है वो बिहार की फेमस है, याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। और इसके जो संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो सरफुद्दीन यहाँ मनेरी को बोला गया है। 8वीं सेंचुरी की बात करी जाए तो जो सेंट थे वो दरिया साहब यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर, किससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ये कबीर के विचारों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दरिया साहब से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा, ये इनसे, कबीर से भी, उनके विचारों से, उनके कथन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इनके फॉलोअर्स हु फॉलो हिम कॉल्ड दरियापंथी, तो जो दरिया साहब के फॉलोअर हैं अपने आप को दरियापंथी कहते हैं, याद रखिएगा। पर्शियन एजुकेशन सेंटर जो था वो पटना था, बिहार था, बिहार शरीफ था और भागलपुर था। मेडवल आर्किटेक्चर की बात करी जाए यहाँ पे, तो बिहार शरीफ में क्या है, मलिक इब्राहिम का मकबरा है, मस्जिद है। सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, 1545 में बनाया गया। मनेर में शाह दौलत का मकबरा है, 1616 में बनाया गया। मलिक इब्राहिम मकबरा वाज इन तुगलक स्टाइल, तो ये पहले बता चुका हूँ, तुगलक स्टाइल में मकबरा है। ये सारे जगह का क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ, याद रखिएगा। और इसका कोनिकल डोम और स्लोप वाल, तो कोनिकल डोम बनता था और स्लोप वाल बनता था, याद रखिएगा। ये डोम है, ये स्लोप वाल बनता था। इब्राहिम खान काकर जो है वो क्या बिल्ड करते हैं, शाह दौलत मकबरा इन्होंने बनवाया। तो इब्राहिम खान काकर जो है शाह दौलत का मकबरा बनाते हैं। हैबत जंग मकबरा कहाँ पे है, ये पटना में है, याद रखिएगा। बंगाल नवाब और बिहार, इन दोनों का क्या चीज़ें हैं, तो 1707 से 12 तक यहाँ पे बहादुर शाह फर्रुखसियार किसको डिफीट करते हैं, जहांदार शाह को, जिसको जहांदार शाह नियर आगरा, तो आगरा के आसपास जहांदार शाह को यहाँ पे डिफीट करते हैं। एंड बंगाल एंड बिहार उड़ीसा केम अंडर नवाब ऑफ बंगाल, तो नवाब ऑफ बंगाल के अंदर में यहाँ पे आ जाता है बंगाल उड़ीसा। अलीवर्दी खान भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको भी देख लेते हैं। अलीवर्दी खान एंड हिज ग्रैंड सन सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, ये लोग बंगाल के नवाब बनते हैं अपने अपने समय में। आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी की मृत्यु के बाद यहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में, वो भी कई सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को सौंप देता है। अंग्रेज़ों को प्लासी का युद्ध बहुत ही इकोनॉमिक बेनिफिट देता है और वो भारत के पूरे लैंड पे मेन कब्जा पा जाते हैं। सिराजुद्दौला डिफीटेड, यहाँ पे सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया जाता है और किल्ड मिर्ज़ापुर, और उसको मार दिया जाता है और मीर जाफ़र को यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है। तो प्लासी का युद्ध इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सिराजुद्दौला को यहाँ पे हराया जाता था और मार दिया जाता है, मीर जाफ़र को यहाँ पे नवाब बना दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला को यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके धोखा देते हैं, उनके ही मिनिस्टर और उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन लोग उनको धोखा देते हैं और उनकी मृत्यु होती है। सिख इन बिहार, ये भी देख लेते हैं हम। तो गुरु नानक साहब विजिट किए कहाँ कहाँ, गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर
और कहलगांव, राजमहल, ये सिख जो हैं गुरु नानक साहब, पहले गुरु साहब, वो विजिट करते हैं। 9वें गुरु की बात करी जाए जो 17वीं सेंचुरी में, वो कहाँ कहाँ गए? सासाराम, गया, पटना और आसाम साइड भी ये जाते हैं। तो राजपूत कमांडर ऑफ औरंगजेब की भी ये मदद करते हैं। गुरु तेग बहादुर की वाइफ की बात करी जाए, गुरुजी गुजरी देवी जिनका नाम था, और हिज ब्रदर कृपाल चंद, ये लोग यहाँ पे आए थे। तो 26 दिसंबर को 1666 का जो दिन है बहुत बेहद खास माना जाता है, और ये कहाँ पे है? पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे जन्मे। तो इसी स्थान पे इनका जो पंजाबी लोग का जो मंदिर है इसी स्थान पे बना है, और बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर उसको बनाया गया है, और बहुत लोगों का फेथ है वहाँ पे। ही वो पटना छोड़ देते हैं कब? 4.5 साल की उम्र में, और कहाँ चले जाते हैं? आनंदपुर। और आनंदपुर पहुँचने के बाद मसांद जो सिस्टम है उसको बंद कर देते हैं। मसांद सिस्टम ये बंद कौन करता है? तो ध्यान रहे, जी यस, गुरु गोविंद साहब बंद करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राइबल्स ऑफ बिहार की बात करी जाए तो खारवार जो थी ये बिहार की ट्राइबल है। कहाँ पाई जाती है? सोन रिवर में पाई जाती है। बिहार इन ईस्ट यूपी और सेंट्रल बिहार, तो इन जगहों पे ईस्ट यूपी सेंट्रल बिहार में पाई जाती है। चेरो कहाँ पाई जाती है? तो शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में पाई जाती है। चेरो ट्राइब जो है ऑक्युपाई करी थी क्या? 12वीं शताब्दी में वेस्ट बिहार और चंपारण, मुजफ्फरपुर इसको ऑक्युपाई कर ली थी। कौन? चेरो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वे किस पे अटैक किए थे? मुस्लिम सूफी सेंट पे भी वे अटैक किए हुए थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मलिक इब्राहिम एंड शेरशाह आल्सो फॉट विद देम। तो ये दोनों लोग भी किससे? इनसे लड़े, चेरो ट्राइब से। तो चेरो एक ट्राइब है, इसकी लोकेशंस बताया कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। यूरोपियंस कौन कौन बिहार में आए वो भी देख लेते हैं 17वीं सेंचुरी में। तो पहले फर्स्ट केम पोर्तुगीज, याद रखिएगा बिहार में पोर्तुगीज आए, पुर्तगाल के लोग आते हैं यहाँ पे, और सेंटर अपना हुगली बनाते हैं। उस समय बंगाल इसी में था, बिहार के अंदर ही, बंगाल के अंदर ही सारी चीज़ें आती थीं। जो बिहार हुआ कुछ नहीं था, केवल बंगाल आता था। दे ट्रेड इन स्पाइसेस, तो ये स्पाइसेस में ट्रेड करते थे, याद रखिएगा क्वेश्चंस बने हैं। यूटेंसिल, चीनी मिट्टी, इनमें ये ट्रेड करते थे। वो पटना आते थे और टेक विद देम कॉटन क्लोथ, तो कुछ सामान देते थे, पैसा देते थे, और कॉटन का कपड़ा और मसाले लेके जाते थे। इंग्लिश कब आते हैं? इंग्लिश इन पटना आलमगंज में आते हैं 1620 में, लेकिन ये सक्सीड होते हैं कब? 1651 में। किस चीज़ में? फैक्ट्री बैठाने में, सेटअप करने में सफल होते हैं। डच की जो फैक्ट्री आती है वो 1632 में आती है। किसके रिगार्डिंग? कॉटन क्लॉथ के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस यहाँ से बना है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन बना है, और पुर्तगाल से भी क्वेश्चन बना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चंस आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये किस में डील करते थे? डच ग्रेन्स और सोरा में। तो सोरा में कौन डील करता था? डायरेक्टली पूछे तो याद रहे, डच डील करते थे। कब आए थे? 1632 में। तो डच की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो आज का जो पटना कॉलेज है वही पटना कॉलेज, आज का आपका पटना कॉलेज, डच फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसकी नॉर्थ बिल्डिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। इंग्लिश की फैक्ट्री जो थी आल्सो हैड अ गुलजारीबाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस इंग्लिश की फैक्ट्री हुआ करती थी। ये याद रहे, ये कौन सा? गुलजारीबाग की फैक्ट्री। डेन्स जो थे वो पटना सिटी में नेपाली कोठी में आए, और नेपाली कोठी को अपना जगह बनाए। वो कब आए? 1774 में। डेन्स नेपाली कोठी में है, याद से क्वेश्चंस बने हैं, ये भी याद रखिएगा। ट्रेवर्नियर ये बताते हैं कि पटना जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मुगल की 17वीं सेंचुरी में। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा है कई बार कि कौन कहा है कि पटना सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मुगल की? तो ट्रेवर्नियर ने कही है। मैनरिक क्या बोले हैं? पटना का पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख है। ये चीज़ें मैनरिक के द्वारा बोली गई हैं। इंग्लिश जॉन मार्शल और पीटर मून किसको अप्रोच किए हैं? पटना सिटी को बहुत सराहना दिए हैं। मॉडर्न बिहार के बारे में हम देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध होता है वो किसके किसके संदर्भ में होता है, तो इसकी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ें बुक के अनुसार दे रही हैं वो चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव आते हैं, अपने साथ मीर जाफ़र को पटना लाते हैं, और उनको क्या बनाते हैं? वाइस नवाब
टू मीरन, तो वाइस नवाब मीरन का उनको बनाते हैं, याद रखिएगा। रियलिटी में अगर बात करी जाए तो राम नारायण को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव किंग बनाते हैं, हु लेटर बिकम नायब नजीम, बाद में उनको नायब नजीम बना दिया जाता है। ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। अंग्रेज पहले से ही धोखा देने में माहिर थे, इसलिए वो धोखा देने में किसी से पीछे नहीं हटते थे। अंग्रेज का कहाँ बेनिफिट है वो उधर जाते थे, डजेंट मैटर कि क्या सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, उनको कोई चीज़ लेना देना नहीं था। अली गौहर ट्राइड टू री इस्टेब्लिश्ड मुग़ल रूल, अली गौहर जो हैं री इस्टेब्लिश करते हैं किसको, मुग़ल रूल को, और 1760 में अली गौहर को घेर लिया जाता है, सराउंडेड, अली गौहर सराउंडेड पटना, अली गौहर जो है पटना को घेर लेते हैं, बट कैप्टन नोक्स जो हैं, कैप्टन नोक्स कैंपेल हिम टू रिटर्न, तो यहाँ पे कैप्टन जो है इनको बहुत तगड़ा फाइट करते हैं यहाँ से अली गौहर से, और उनको मजबूरी दिलाते हैं, जिनके कारण वो वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। आलमगीर सेकेंड के डेथ के बाद अली गौहर जो है वो थ्रोन के लिए यहाँ पे जाने गए, और इस प्रकार पटना फैक्ट्री में इनकी भी कोरोनेशन हुई। तो पटना फैक्ट्री में किसकी कोरोनेशन हुई, अली गौहर खान की। ये चीज़ें याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हैं। 1764 में प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर की भी एक युद्ध होती है, जो कि बहुत डिसेसिव युद्ध होती है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होती है, और ये इस युद्ध में मीन कासिम जो है लड़ता है। तो मीन कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी, और मीर कासिम जो है अपना कैपिटल बाद में कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही एक ऐसा बैटल है जहाँ पे अंग्रेज़ों को इंडिया के रिसोर्सेज पे पावर मिल जाती है। अवध नवाब सुजाउद्दौला, तो ध्यान दीजिए सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला दोनों अलग अलग है। सिराजुद्दौला SI ये बंगाल का था, और सुजाउद्दौला जो है ये बिहार का, ये अवध का है। तो अवध का और बिहार का दोनों में डिफरेंसेज है, याद रखिएगा। तो लखनऊ रीजन अवध में आती थी। मुगल एम्परर हुआ आल्सो ओवर देयर, शाह आलम सेकेंड, तो यहाँ पे मुगल एम्परर भी बैठे थे लखनऊ में, और सुजाउद्दौला थे ही वहाँ पे, और इस तरीके से मुंगेर का मीर कासिम भी वहाँ पे भागकर आता है इस युद्ध के बाद। तो शाह आलम सेकेंड का यहाँ पे कोरोनेशन जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाउन में, बट ही वाज रेसिस्टेड बाय मुग़ल वजीर। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो शाह आलम सेकेंड थे, इनका भी कोरोनेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के गोडाउन में होता है, लेकिन इनके ही वजीर इनको दिल्ली घुसने से मना कर देते हैं, और ये जिनके कारण परेशानी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक अलायंस होती है और लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके कारण मुनरो इंग्लिश आर्मी को लीड करते हैं, और इन तीनों राजाओं को हरा देते हैं। तो डिफीट करते हैं इन तीनों राजाओं को, जो एक साथ अलायंस बना के आते हैं। 1765 में एक इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी जाती है, राइट टू कंपनी। अब राइट टू कंपनी दे दी जाती है कि वो वहाँ से टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पे वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो दीवानी राइट्स ये चीज़ें उनको दे दी जाती हैं। वाइस हेड ऑफ स्टेट क्या होता है यहाँ पे, तो राजा राम नारायण और सीताब राय को वाइस हेड ऑफ द स्टेट बना दिया जाता है। और 1766 में फर्स्ट टाइम इनफैक्ट पटना फैक्ट्री ऑर्गेनाइज होती है, क्या, एक एडमिनिस्ट्रेशन ममडाली। तो एडमिनिस्ट्रेशन ममडाली फर्स्ट टाइम 1766 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, किसकी सहायता से, विथ मिडिल्टन और धीरज नारायण सीताब राय, इन लोगों की सहायता से ये चीज़ें होती हैं। 1770 की बात करी जाए तो बिहार, बंगाल फेमाइंस हो जाती है, जिसके कारण लोगों को भुखमरी का शिकार करना पड़ता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। RCP रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770 में बनाई गई है, जो कि हेड करते हैं कौन, जेम्स अलेक्जेंडर। तो इसको जेम्स अलेक्जेंडर जी हेड करते हैं। अदर मेंबर जो बात करी जाए तो रॉबर्ट पार्क और जॉर्ज वेनिस्टार्ट, इन लोगों के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाया गया। 1772 में बात करी जाए तो सीताब राय जो रिमूव किए हैं वॉरेन हास्टिंग को, वो आते हैं। 1783 में सर जॉन शोर, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, याद रखिएगा,
वो ब्रॉड करते हैं, लाते हैं नया सिस्टम टैक्स का, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में फेमस कर देते हैं। कौन सी प्रथा थी, क्या आप जानते हैं? कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं इस सिस्टम की। लॉर्ड कॉर्नवालिस 17 में परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 1781 बनारस, 1781 में बनारस में चैत सिंह रिबेलियन करते हैं और इंस्पायर किससे होते हैं? सम पटना सिटीजन्स, वहाँ से पटना सिटीजन्स को इंस्पायर करते हैं। तो 1781 में ये चीज़ें होती हैं और 1783 में क्या चीज़ें होती हैं? फेमाइन आती हैं पुनः और इस्टेब्लिश की जाती है क्या? गोलघर, जो आपके पटना के गोलघर है उसको इस्टेब्लिश किया जाती है। किस चीज़ के लिए? कि अनाज को इकट्ठा किया जाएगा, कम से कम लोगों को फेमाइंस झेलना नहीं पड़ेगा। 1783 में ये चीज़ें होती हैं। पटना फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड पटना के पहले मजिस्ट्रेट हैं। 1865 में पटना एंड गया सेपरेट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 1866 में सारण डिवाइड होता है और सारण और चंपारण निकलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट से। 1875 में तिरहुत, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में यहाँ पे बढ़ती है। बिहार प्रोविंस जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो बिहार प्रोविंस की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1906 में यहाँ पे हो रही है। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जो डिमांड करते हैं इस चीज़ को कि सेपरेट बिहार को लेके यहाँ पे इनका डिमांड चलता है इस बुक में। तो बिहार प्रोविंस इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सबसे पहले डिमांड करते हैं। इसी साल बात करी जा रही है राजेंद्र प्रसाद की, तो ये इस्टेब्लिश क्या करते हैं? बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहाँ पे? पटना में। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं, याद रखिएगा। मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम, ये लोग भी डिमांड इस चीज़ की रखते हैं कि हाँ ये होनी चाहिए। 1906 में तो ये चीज़ें होती हैं आपको बिहार प्रोविंसेस। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होती है। तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1908 में, और इसकी पहली मीटिंग पटना में रखी जाती है। मोहम्मद फखरुद्दीन प्रपोजल जो है आगे बढ़ाते हैं और न्यू प्रोविंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ न्यू प्रोविंस के प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए, और ये आगे बढ़ाते हैं। 1908 में आते हैं तो अंडर नवाब सरफराज हुसैन खान के प्रेसिडेंसी में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का स्थापना होता है। 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की स्थापना होती है, जिनके प्रेसिडेंट को कौन बनाता है? जिनके प्रेसिडेंट बनते हैं हसन इमाम। क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं, इस ईयर से भी क्वेश्चन बने हैं, नाम से भी क्वेश्चन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 12 दिसंबर 1911 की बात होती है जब दिल्ली दरबार लगाया जाता है और जॉर्ज सेकेंड भारत में आते हैं। तो जॉर्ज सेकेंड सेपरेट करते हैं बिहार और उड़ीसा को, किससे? बंगाल से, जो कि मैं पहले ही बताया स्टार्टिंग में। ये किसके द्वारा? जॉर्ज सेकेंड के 12 दिसंबर 1911 में ये चीज़ें होती हैं। तो न्यू प्रोविंस यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है और 1 अप्रैल इसकी डेट मानी जाती है, 1 अप्रैल 1912। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेट से और क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1936 में उड़ीसा जो है सेपरेट होता है, जो कि पहले बताया। 1947 में खरासवां और सराय खाले खां हैंडओवर करते हैं किसको? उड़ीसा को, फ्रॉम बिहार। ये चीज़ें होती हैं और पुनः जो है 18 मई 1948 को ऐड किया जाता है, किसमें? बिहार में ऐड कर लिया जाता है क्या? खरासवां और सराय काले खां। 1956 में चलते हैं, पुरुलिया और पूर्णिया हैंडओवर किया जाता है किसको? वेस्ट बंगाल में। बिहार की जो कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में वो कई स्टेजेस में है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग देखे हैं। 3 स्टेज की यहाँ पे बात करी जाती है, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न। तो एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मीर कासिम 1857 का युद्ध देखेंगे, 1917 का हम युद्ध देखे, 1921-22 में हम लोग देखे हैं कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, ये सारी चीज़ें चली। 1930 में नमक आंदोलन, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी हेरिटेज के रूप में यहाँ पे बिहार में हम देखते हैं। जो पहला चैप्टर है उसी के बारे में वर्णन यहाँ पे चल रहा है। बात करी जा रही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो जो भारत के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं किस चीज़ के? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनते हैं, लेकिन 11 दिसंबर
1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ये पहला चैप्टर अभी फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग है कि इस चैप्टर से ही ऑलमोस्ट मैं 3 to 5 क्वेश्चंस गेस करता हूँ कि आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और ये कम से कम 2-3 बार रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें और इसका रिवीजन करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स तक ये चीज़ें पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, तभी आपको आगे का अपडेट मिलेगा और इजीली इस वीडियो को आप देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।